हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं केसरी पाठक एक बार फिर स्वागत करता हूं न्यू अतुल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर। ठीक है, जैसा कि आपने पिछले वाले लेक्चर में देखा होगा कि हमने किसके बारे में चर्चाएं की थी। हमने वर्णमाला में चर्चाएं की थी स्वर। ठीक है, तो 2 लेक्चर में आपके स्वर जो हो गए थे वो कंप्लीट हो गए थे। आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, वर्णमाला का तीसरा लेक्चर है ये। तीसरे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि आपको कल बताया गया था कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन कितने होते हैं, किस व्यंजन को क्या क्या बोला जाता है। तो चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन को क्या क्या बोला जाता है। तो जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक का नाम हम क्या लिख दें, व्यंजन। ठीक है ना, तो व्यंजन लिख दिया ये अपन ने। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, व्यंजन की अगर पूछेगा कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, तो आप क्या कह दोगे कि व्यंजन की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाएगी कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, पेपर में डायरेक्ट आ जाती है कि परिभाषा सही है या नहीं। तो परिभाषा समझने से पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो पहले हम समझ लें कि व्यंजन होते क्या हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजन जैसे कितने होते हैं, क्या होते हैं, तो जैसे मैं लिखा हूं आपका का, ये क्या है आपका व्यंजन। जैसे मैं यहां पर क्या लिखा हूं, खा, ये क्या है आपका व्यंजन। जैसे यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, गा, तो आपका क्या है व्यंजन है। जैसे मैं आपका क्या लिखा हूँ, घा, ये क्या लिखा आपका व्यंजन। जैसे मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ आपका अंगा, ये क्या लिखा आपका व्यंजन लिखा हुआ। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि सभी व्यंजन के नीचे ये क्या लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, जो ये लगा हुआ है उसे हम कहेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है हलंत। अगर किसी भी वर्ण या शब्द के नीचे लगा होता है तो उसका मतलब ये हो जाता है कि ये शब्द आधा है। ठीक है, इसे पूरा करने के लिए हम क्या लगाएंगे, इसे पूरा करने के लिए हम किसको जोड़ेंगे, तो का अगर ये लिखा है, का धन अगर हम इसमें करेंगे आ अर्थात आ क्या है, आ एक क्या है, स्वर है। तो इसे पूरा करने के लिए हमने किसको जोड़ा है, ये किसको लिखा है, आ को लिखा है, तब ये स्वर हमारा तब व्यंजन ये क्या हमारा होता है, का। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन बात कर लें खा। तो जैसे ये लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है आपका खा। ठीक है, खा के नीचे भी क्या लगा हुआ है, आपके हलंत लगा हुआ है। जब खा के नीचे भी हलंत लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये क्या है आपका आधा है ये। तो इसके नीचे भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें भी हमको क्या जोड़ेंगे, जब हमने जोड़ दिया आ अर्थात क्या जोड़ दिया हमने, इसके साथ भी क्या जोड़ दिया, स्वर जोड़ दिया। ठीक है, तो ये फिर क्या हो गया आपका खा। तो मतलब यहां पर आपको बात तो समझ आ गई होगी कि व्यंजन को लिखने के लिए या पढ़ने के लिए किसका सहारा लिया जाता है, स्वर की सहारा लिया जाता है, या स्वर की क्या ली जाती है, सहायता ली जाती है। परिणाम स्वरूप उनको व्यंजन कहते हैं। जब स्वर के साथ, जब स्वर इनके साथ जुड़ा रहता है, परिणाम स्वरूप इनकी ध्वनि क्या हो जाती है, इनकी ध्वनि क्या हो जाती है, अवाद्य गति से क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है ना, क्योंकि खा का उच्चारण जब करें, खा के साथ क्या उच्चारित हो रहा है आपका, आ उच्चारित हो रहा। ठीक है, तो आइए आपको समझ में आ गया होगा कि व्यंजन कैसे व्यंजन होते हैं। अब इसी में अगर पूछ लिया जाएगा कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, तो व्यंजन की परिभाषा अगर पूछेगा तो आप क्या कह दोगे कि व्यंजन वर्णों से आशय उन वर्णों से होता है जिन वर्णों को लिखने के लिए या पढ़ने के लिए या समझने के लिए किसका सहारा लिया जाता है, स्वर का सहारा लिया जाता है। जिन वर्णों को लिखने के लिए या समझने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है, परिणाम स्वरूप उनको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करेंगे कि व्यंजन की परिभाषा मैं आपको लिख कर यहाँ पर बोर्ड पर क्या समझा देता हूँ। तो ठीक है, आइए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, व्यंजन की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, व्यंजन की मैं यहाँ पर आपको परिभाषा बता दूंगा कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। तो अपन क्या पढ़ेंगे कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। ठीक है,
तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, तो अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, परिभाषा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको क्या बता दूं, व्यंजन की शाब्दिक परिभाषा, व्यंजन की शाब्दिक परिभाषा, व्यंजन की शाब्दिक परिभाषा जिन वर्णों को स्वर की सहायता से निर्माण किया जाता है, उनको क्या कहते हैं, उनको हम कह देंगे व्यंजन कहते हैं। उनको क्या कहा जाएगा, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि इनका हमने आपको समझाया था कि जैसे का लिखा था तो का के साथ भी क्या जुड़ा था, आपके आ जुड़ा था। जैसे खा भी, तो खा के साथ भी आपका आ जुड़ा था। तो जिन वर्णों का स्वर की सहायता से या स्वर की सहायता से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, परिणाम स्वरूप उनको क्या कहते हैं, व्यंजन कहा जाता है। जिन वर्णों का यहां पर लिख लेंगे निर्माण स्वर की सहायता से होता है। यहां पर रुकिएगा थोड़ा सा ना, स्वर की सहायता से किया जाता है, परिणाम स्वरूप उनको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब व्यंजन तो कहते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं कि कौन से आपके व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आपका हो गया, मैंने बताया था, का हो गया, खा हो गया, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, इसके बाद होते हैं। तो इनमें से आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता दोगे, व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अगर क्वेश्चन किया जाएगा कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता दोगे, व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन की संख्या होती है आपकी 33 होती है। ठीक है ना, अब व्यंजन की संख्या तो 33 होती है। अब कौन कौन से व्यंजन आपके 33 होते हैं। ठीक है, तो आइए हम उसके बारे में क्या कर लेंगे, देख लेते हैं कि आपके 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं। चलिए मेरे साथ क्या करेंगे, आप 33 व्यंजनों को लिखेंगे। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आइए लिखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये दिख रहे होंगे क्या, 33 व्यंजन दिख रहे होंगे। ये 33 व्यंजन, अगर पूछेगा कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता दोगे, व्यंजन की संख्या 33 होती है। ठीक है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की संख्या आप याद रखेंगे कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद आप वो मत सोचिएगा जैसे आपका नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, वो किस में आ जाएगा, वो आपका आएगा संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है, संयुक्त व्यंजन का अर्थ ये होता है जिन व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजनों की सहायता से होता है, उनको क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो संयुक्त व्यंजन अभी नहीं पढ़ेंगे, जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, तो पूछेगा
कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कह दोगे, व्यंजन की संख्या 33 होती है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे कि कौन से आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं, कौन से आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं और कौन से आपके ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण या अक्षर होते हैं। ठीक है ना, तो स्पर्शी व्यंजन समझने से पहले आप मेरे द्वारा बताई गई परिभाषा को बहुत अच्छे तरीके से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। स्पर्शी व्यंजन का अर्थ ये होता है जिन व्यंजनों को बोलने के लिए मुख के किसी न किसी एक भाग को स्पर्श करता हुआ या स्पर्श करती हुई हमारी प्राणवायु क्या होती है, बाहर निकलती है, उनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन आपके कितने होते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन आपके का से और मां तक के वर्णों को क्या कहा जाता है, तो स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है ना, स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे, तो स्पर्शी व्यंजन आपके वो हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, का से और मां तक के वर्णों को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। का से मां तक के वर्णों को क्या कहा जाएगा, स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है ना, स्पर्शी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पर्शी व्यंजन। इन्हीं को हम एक और नाम से जानते हैं, कि किस नाम से जानते हैं, वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। आप पूछ लिया जाएगा स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता दोगे, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता दोगे, इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, अगर पूछेगा स्पर्शी व्यंजन के कितने वर्ग हैं, तो आप क्या कह दोगे, स्पर्शी व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, स्पर्शी व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया है। अब क्वेश्चन में कर दिया जाएगा कि प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर या कितने वर्ण हैं, तो आप देखिए कि कितने आते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, इंगा, तो कितने वर्ण आ गए, तो आपके कितने आ गए, 5 आ गए। ठीक है, तो यहां पर आपके 4 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता दोगे, स्पर्शी व्यंजन की संख्या आपकी होती है कितनी, 25 होती है। ठीक है ना, इसके बाद स्पर्शी व्यंजन को कितने वर्ग में बांटा गया है, तो कितने वर्ग में बांटा गया, 5 वर्ग में। कितने, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण या कितने अक्षर होते हैं, तो आप क्या बता दोगे, प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5। स्पर्शी व्यंजन को एक और नाम से जाना जाता है, वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये आप जब समझ जाएंगे तो इसके बाद मैं इन्हीं क्रम में मैं लिखूंगा और फिर आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी आप ये देखिएगा। ठीक है ना, तो यहां तक को आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे चालू करते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अपन क्या करते हैं कि आप थोड़ा सा मैं यहाँ पर रफ करूंगा और इसके बाद अपन ने पहला कौन सा पढ़ लिया, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों को बोलने या लिखने के लिए मुख के एक भाग को स्पर्श करते हुए हमारी ध्वनि क्या होती है, बाहर निकलती है, परिणाम स्वरूप उनको क्या कहा जाता है, स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है ना, कितने वर्ग में बांटे हुए हैं, जैसे ये इसको क्या बोलेंगे, ये आपका का वर्ग हो गया, तो का वर्ग, इसके बाद ये हो गया आपका चा वर्ग, इसके बाद ये हो गया आपका कौन सा, टा वर्ग, और इसके बाद कौन सा हो गया आपका, ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका ता वर्ग, और इसके बाद कौन सा होगा, ये आपका हो गया पा वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार आपके वर्ग में, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आ जाएंगे स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को अर्थात पंचम वर्ण को हम एक और नाम से जानते हैं। वो क्या नाम है, तो आइए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम नाम से जानते हैं
अनुनासिक, अनुनासिक स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर, प्रत्येक वर्ग के मतलब पंचम अक्षर, ये कौन सा हो जाए, क्या हो गए, पंचम अक्षर हो गया, तो इनको क्या कह देंगे, अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन क्यों कहते हैं, इनको इसलिए बोलते हैं कि जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए मुख के साथ साथ नाक का उपयोग किया जाता है, परिणाम स्वरूप सहारा लिया जाता है, इसीलिए इनको अनुनासिक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अगर आएगी कि अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो अनुनासिक व्यंजन की संख्या होती है आपकी कितनी, अनुनासिक व्यंजन की संख्या होती है आपकी 5। कौन कौन से 5 होते हैं, तो आपका जैसे यहां पर लिखा हूं मैं, अंगा, इया, हड़ा, ना, और ये लिखा हुआ है आपका मां, पर हलंत जरूर लगाना भी, ठीक है ना। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा कि जैसे मैं यहां लिखा हूं अनुनासिक, अनुनासिक का ही एक और नाम मिलता है, अनुनासिक का एक क्या नाम मिलता है, इसको ही हम बोलते हैं नासिका के नाम से जाना जाता है। अनुनासिक को एक और क्या नाम मिलता है, नासिका नाम मिलता है। इसका एक और नाम मिलता है, जो व्यापम ने पूछा था, तो इसका एक और नाम मिलता, वो क्या नाम मिलता है, नासिक वर्ण मिलता है। ठीक है, नासिका वर्ण किसे बोलेंगे, तो अनुनासिक को ही बोलेंगे। नासिक वर्ण किसे बोलेंगे, तो अनुनासिक को ही बोलेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने परिभाषा में क्या बताई थी, अनुनासिक वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनको मुख के साथ साथ नाक का भी सहारा लिया जाता है। किसके लिए, बोलने के लिए। तो मुख के साथ साथ किसका सहारा लिया जा रहा, जब नाक का भी सहारा लिया जाता है तो ये वर्ण क्या होते, उच्चारित होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती, इनकी संख्या मैंने बताई थी आपको कि कितनी हो गई, 5 हो गई इनकी संख्या। ठीक है, तो एक और नाम मिलता है, ये व्यापम ने पूछा था, इनको एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, द्विस्थानीय, द्विस्थानीय व्यंजन। द्विस्थानीय व्यंजन का मतलब इनके 2 स्थान से इनको उच्चारित किया जाता है, इसलिए इनको द्विस्थानीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इनकी भी संख्या आपकी 5 हो गई। कौन सी 5 हो गई, ये आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपके क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं। अनुनासिक व्यंजन का एक नाम मिलता है नासिका व्यंजन, और एक नाम मिलता है नासिक व्यंजन, और एक नाम मिलता है द्विस्थानीय व्यंजन या वर्ण। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन सी 5 होती है, ये मैंने बता दिया था, अंगा, इया, ड़ा, ना, मां। ठीक है, तो ये आपको अनुनासिक क्या होता है यहां पर कंप्लीट होता है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो आप बोलिए, तो फिर क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, यहां तक क्लियर है सभी को। इसके बाद फिर अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन ने पढ़ा क्या, अपन ने ये कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि एक आपके व्यापम ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको हम एक और नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये सभी स्पर्शी व्यंजन तो है ही हैं, स्पर्शी व्यंजन के अलावा अन्य नाम मिलते हैं, वो अपन पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो पहला हमने वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन पढ़ लिया था, दूसरा हमने नासिका पढ़ लिया था, और तीसरा अब हम आइए देखते हैं क्या पढ़ते हैं। जो हम तीसरा पढ़ेंगे वो हम कौन सा पढ़ेंगे, जो तीसरा पढ़ेंगे तो द्विगुण व्यंजन। द्विगुण द्विगुण व्यंजन की अगर पूछेगा, द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अगर इसी में आ जाएगा कि द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे, द्विगुण व्यंजन की संख्या होती है कितनी, 2। कौन कौन से द्विगुण व्यंजन होते हैं, सॉरी द्विगुण व्यंजन होते हैं, तो आप क्या बता दोगे, डा और ढाढक्कन। इसमें नीचे आपकी क्या लगी रहेगी, बिंदी लगी रहेगी। ठीक है, क्लियर है। यहां पर क्या है, आपके बिंदी नहीं लगी हुई है, हलंत लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या लगी हुई, आपके बिंदी लगी हुई है। इसको द्विगुण नाम क्या हुआ,
जब बिंदी के साथ आता है तो इसका अलग अर्थ होता है, अब बिंदी के जब साथ नहीं आता तो इसका क्या होता है, अलग अर्थ होता है। मतलब बिंदी रहित जब रहता है तो इसका अलग अर्थ होता है, और जब बिंदी सहित रहता है तो इसका क्या होता है, अलग अर्थ होता है। ठीक है ना, इसीलिए इसके पास दो गुण हैं, तो हमने इसको किस नाम से जानते हैं, द्विगुण के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर परिभाषा आपको लिखनी है तो परिभाषा आप लिखिएगा, ठीक है ना। द्विगुण व्यंजन से आशय उन वर्णों से होता है जिन वर्णों को निर्माण बिंदी रहित और बिंदी सहित के साथ होता है। परिणाम स्वरूप इनके पास दो गुण क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं। ठीक है, इसी में हम बात कर लें कि द्विगुण व्यंजन का प्रयोग सबसे पहले किस भाषा में किया गया था। यह क्वेश्चन आपको व्यापम ने पूछा था, ठीक है ना। तो द्विगुण व्यंजन का प्रयोग सबसे पहले किस भाषा में किया गया था, तो सबसे पहले किस भाषा में किया गया था, तो तुर्की भाषा में किया गया था। ठीक है ना, इसके बाद अरबी भाषा में किया गया, इसके बाद फारसी भाषा में किया गया, और फिर इसके बाद किस भाषा में किया गया, हिंदी भाषा में किया गया। ठीक है ना, तो द्विगुण व्यंजन का एक नाम और आता है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किसका नाम है, द्विगुण व्यंजन का ही एक और नाम है। ठीक है ना, उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है, उत का मतलब होता है आपका, जैसे मैं यहां पर अगर संधि विच्छेद करूं, उत का मतलब यहां पर हो जाएगा आना, और छिप का मतलब हो जाता है छिप जाना। थे तो ये किसी अन्य भाषा के, परिणाम स्वरूप ये किस में आकर छिप गए हैं, हिंदी में। छिप, उत का मतलब क्या, आना, छित का मतलब क्या होना, छिप जाना। तो थे तो किसी अन्य भाषा के, पर आ किस में गए हैं, हिंदी में आ गए हैं। ठीक है ना, हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, इसीलिए इसका एक और क्या नाम मिलता है, उत्क्षिप्त मिलता है। ठीक है ना, उत्क्षिप्त के बाद अगर बात करें तो द्विगुण व्यंजन का एक और नाम से जाना जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ताड़न जात व्यंजन के नाम से जाना जाता है, या ताड़न जात वर्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ताड़न जात व्यंजन, इनकी भी संख्या कितनी रहती है, दो ही रहती। इसके क्या है, ये अगर पूछा जाएगा तो इसके कितने नाम मिलेंगे, तो इसके तीन नाम मिलेंगे। पहला नाम आपका द्विगुण व्यंजन, दूसरा नाम आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, और तीसरा नाम आपका क्या मिलेगा, ताड़न जात व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि द्विगुण व्यंजन का प्रयोग सबसे पहले किस भाषा में किया गया, तो आप क्या बता दोगे कि सबसे पहले किस भाषा में किया गया, तो सबसे पहले किया गया था आपका द्विगुण व्यंजन का प्रयोग तुर्की भाषा में किया गया। सबसे पहले द्विगुण व्यंजन का प्रयोग तुर्की भाषा में किया गया, और तुर्की भाषा के बाद किस में किया गया, तो तुर्की भाषा के बाद आपका द्विगुण व्यंजन का प्रयोग किस में किया गया, अरबी भाषा में प्रयोग किया गया। ठीक है ना, सबसे पहले तुर्की भाषा में किया गया, तुर्की भाषा के बाद अरबी भाषा में प्रयोग किया गया, और अरबी भाषा के बाद द्विगुण व्यंजन का प्रयोग फारसी भाषा में किया गया। किस में किया गया, फारसी भाषा में किया गया। ठीक है ना, फारसी भाषा के बाद किस में किया गया है, आपका हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो इसका क्रम क्या हो गया, तो इसका क्रम आप यहां पर देखिएगा। ठीक है ना, सबसे पहले तुर्की भाषा, तुर्की भाषा के बाद अरबी भाषा, अरबी भाषा के बाद फारसी भाषा, और फारसी भाषा के बाद किसमें किया गया, हिंदी भाषा का। तो यहां पर क्वेश्चन आपके दो प्रकार के बनेंगे। पूछेगा द्विगुण व्यंजन किस भाषा के हैं, द्विगुण व्यंजन अगर पूछेगा कि किस भाषा के हैं, तो हैं ये किस भाषा के, तुर्की भाषा के। तो यहाँ किस भाषा के हैं, ये द्विगुण व्यंजन किस भाषा के हैं, तो आप क्या बता दोगे, तुर्की भाषा में है। अब क्वेश्चन करेगा कि द्विगुण व्यंजन हिंदी में किस भाषा से आए हैं, तो हिंदी में किस भाषा से आए हैं, तो हिंदी में आए हैं आपके कौन सी, फारसी भाषा से। तो आपका जिस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा उसी प्रकार से क्या करना है, आपको आंसर देना है। ये आपके बहुत जेल पहरी के हिसाब से और मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आपके हिंदी 70 मार्क्स की आएगी, 70 मार्क्स की आपकी आएगी तो रिटर्न के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी ये यहाँ से क्या क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अपन आगे चालू करते हैं। तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अपन ने पढ़ लिया 3 टाइप पढ़ लिया, ठीक है ना। व्यंजन के कितने टाइप पढ़ लिया अपन ने? 3 टाइप पढ़ लिए, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरीके से कॉपी और पेन में नोट डाउन करते जाना है, ठीक है ना। ये आपकी प्रॉपर नोट्स तैयार की जा रही है, ठीक है। भाषा को क्या कराया जा रहा है? आपको पढ़ाया नहीं जा रहा हिंदी भाषा को, मैं आपको सिखा रहा हूं कि दैनिक जीवन में आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। पढ़ाना एक अलग चीज होती है, अगर उस भाषा को आप सीख जाएंगे तो आपको बहुत क्या होगी, आपको सरल लगेगी, ठीक है। तो आपन ने 3 टाइप पढ़ लिया। इसके बाद आपन ने क्या क्या पढ़ना अपने को कि इनका किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से? या, वा, रा, ला, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनका एक और नाम मिलता है हिंदी में, तो इनको हम जानते हैं हिंदी में किस नाम से? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन क्यों बोलते हैं इनको? अंतस्थ व्यंजन इसलिए बोला जाता है कि जिन व्यंजन को बोलने के लिए, उच्चारित करने के लिए मुख के अंत वाले या पश्च वाले भाग से हमारी प्राणवायु क्या होती है? निकलती है। परिणाम स्वरूप उनको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। अंतस्थ वर्ण की अगर पूछेगा इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता दोगे? अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ वर्णों की संख्या आपकी कितनी होती है? तो आप क्या बता दोगे? अंतस्थ वर्णों की आपकी संख्या होती है 4, ठीक है। अब कौन कौन से अंतस्थ वर्ण होते हैं तो वो तो लिखे हुए हैं, पर यहां पर भी आपको यहां मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। या, रा, ला, वा, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 4 क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, ठीक है। अब एक विद्वान आए या कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी, पर सभी विद्वानों की बात नहीं मानी गई थी। कुछ विद्वान तो बोल रहे थे कि ये क्या है? आपके अर्ध स्वर हैं, अंतस्थ के साथ साथ ये क्या है? आपके अर्ध स्वर हैं, ठीक है ना। अर्ध स्वर का स्वर की परिभाषा क्या बताई थी? जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की क्या नहीं लेनी पड़ती? सहायता नहीं लेनी पड़ती। परिणाम स्वरूप उनको क्या कहा जाता है? उनको आपको कहा जाता है स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है, परिणाम स्वरूप उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है आपको व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? स्वर की सहारा ली जाती है, परिणाम स्वरूप उनको क्या कहा जाता है? आपको व्यंजन कहा जाता है। अब यहां पर बात करेंगे कि अंतस्थ में आपके जो 2 होते हैं, 2 कौन कौन से होते हैं? या और वा। एक विद्वान आते हैं वासुदेव नंदन प्रसाद, इन्होंने क्या कहा कि या और वा क्या है? अर्धस्वर है। अर्धस्वर का मतलब क्या होता है? अर्धस्वर की परिभाषा क्या हो गई? अर्धस्वर से आशय उन स्वरों से होता है जिन स्वरों का निर्माण करने के लिए स्वर के जैसा आधा मुख को सक्रिय करना पड़ता, परिणाम स्वरूप अर्धस्वर कहते हैं। या आधा अर्धस्वर की तरह उच्चारित होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये किसने कहा था? वासुदेव नंदन प्रसाद ने कहा था कि अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है? तो अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है? तो अर्धस्वरों की संख्या वासुदेव नंदन प्रसाद ने क्या बताया था कि अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो किसने बोला था कि अर्धस्वर होते हैं? तो अर्धस्वर कितने होते हैं? अर्धस्वरों की संख्या 2 होती है। अर्धस्वर की परिभाषा किसने दी थी? तो अर्धस्वर की परिभाषा दी थी आपके, किसने दी थी? तो वो दी थी आपके वासुदेव नंदन प्रसाद ने। ये आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो किसने दी थी आपकी अर्धस्वर की परिभाषा? तो अर्धस्वर की परिभाषा आपको दी थी वासुदेव नंदन प्रसाद ने क्या की दी थी? अर्धस्वर की आपकी परिभाषा दी थी कि अर्धस्वर 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अर्धस्वर होते हैं आपके या और वा, ठीक है। ये क्या होते हैं? आपके अर्धस्वर होते हैं। तो
आइए अपन फिर क्या बात करेंगे, तो जब ये दो अर्ध स्वर हो गए तो इसके बाद जो दो बचे हुए उनको भी किसी अन्य नाम से जाना जाता है। तो फिर अपन क्या बात करेंगे, अपन बात कर लेते हैं, ये आपका क्या बचा हुआ है, आपका बचा हुआ है रा। तो रा को कुछ विद्वानों ने रा को किसी अन्य, रा की परिभाषा नहीं दी गई है, रा को दो अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे आप क्या बोल रहे हैं, रा, जब आप रा का उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी जीभ या जिह्वा क्या हो रही, कंपन कर रही है या घिसीट रही है, इसीलिए इसको एक नाम से जानते हैं, प्रकंपित के नाम से जानते हैं। एक और अन्य नाम से जानते हैं, एक प्रकंपित तो हो गया, प्रकंपित के बाद एक और नाम आता है जिसको हम जानते हैं लुंठित के नाम से। तो रा के आपके दो नाम आते हैं, तो रा के कितने नाम आते हैं, और दो नाम आते हैं, रा के दो नाम आते हैं। रा के कौन कौन से दो नाम आते हैं, तो रा के हम नाम देख लेते हैं। जो पहला नाम मिलता है तो वो कौन सा मिलेगा, आपका रा का नाम मिलता है प्रकंपित, प्रकंपित वर्ण। जो दूसरा नाम मिलता है वो कौन सा मिलता है, रा का ही नाम आता है, उसको जानते हैं हम लुंठित। लुंठित क्यों बोले, जीभ रा बोलिए तो जीभ क्या हो रही है आपकी, लुढ़क रही है, मूव कर रही है, ठीक है ना। इसीलिए लुंठित के नाम से रा को बोलते समय आपकी जीभ क्या हो रही, प्रकंपित कर रही है, कंपन कर रही है, इसीलिए रा को हम किन नामों से जानते हैं, दो नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर यहां पर आपका क्या बचता है, सिर्फ बचता है आपका क्या, आप देखिए यहां पर ला बचता है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रा को क्या अन्य नाम से जाना जाता है, रा की क्या परिभाषा है, तो रा की बिल्कुल परिभाषा है, परिभाषा तो नहीं है पर इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है। ये क्या है, आपके अंतस्थ व्यंजन तो है ही है, अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है। तो एक अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, यहां पर आप कॉपरेट जरूर करिएगा, ठीक है ना। मैं पास लिखा हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से, इसमें एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं, पूरे मैं क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप कॉपरेट जरूर करिएगा। तो आप क्या बात करेंगे, अपन ला को किस नाम से जाना जाता है, तो यहां पर मैं दिख रहा हूं, रा को आप उच्चारित करते हैं, तो रा को जब उच्चारित करते हैं तो मुख के ये किस भाग से उच्चारित हो रहा, मुख के ये पश्च वाले भाग से हो रहा, तो इसीलिए ला का आपका नाम क्या आता है, पार्श्विक व्यंजन के नाम से किसे जाना जाता है, तो पार्श्विक व्यंजन के नाम से किसे जाना जाएगा, तो आप क्या कह दोगे, ला को पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता दोगे, एक होती है। कौन सा एक होता है, आपका क्या होता है, ये क्लियर है। तो पार्श्विक व्यंजन किसका नाम मिल गया, आपका नाम मिल गया, आपका ला का नाम मिल गया, ठीक है ना। तो यहां तक आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये आपके क्या हो, अंतस्थ कंप्लीट होते हैं। यहां तक क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद क्या होता है, अपन आगे चालू करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर अपन आगे चालू करते हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया, पहला क्या पढ़ा था, अपन ने जो पहला पढ़ा था वो बताएंगे क्या पढ़ा था। पहला अपन ने पढ़ा था स्पर्शी व्यंजन। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने दूसरा क्या पढ़ा था, स्पर्शी व्यंजन का एक और नाम मिलता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, वर्गीय व्यंजन के नाम से। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया कि दूसरा हमने क्या पढ़ा था, अनुनासिक व्यंजन। इसके बाद द्विगुण व्यंजन, और द्विगुण व्यंजन के बाद अब अपन चौथा कौन सा पढ़ लिए थे, चौथा अंतस्थ व्यंजन। इनकी भी संख्या क्या होती है, 4 ही होती है। इसके बाद देखिए अपन क्या पढ़ेंगे, सा, सा, सा और हा। आइए इनको हम पढ़ लेते हैं, ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जेल पहरी के हिसाब से, ठीक है। तो इनको हम किस नाम से जाना जाता है, तो इनको हम जानते हैं ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है। ऊष्मीय व्यंजन के अलावा भी एक और नाम मिलता है, इनको हम जानते हैं संघर्षी व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है, तो आप क्या बता दोगे, सा, 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 हा। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या आपकी होती है कितनी, 4।
इनको ऊष्मी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इन व्यंजन को उच्चारण करने के लिए अर्थात बोलने के लिए जो हमारी प्राणवायु है वो ऊष्मा करते हुए अर्थात संघर्ष करते हुए क्या होती है? बाहर निकलती है। इसीलिए इनको ऊष्मी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। हमारी प्राणवायु ऊष्मा करते हुए संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है ना। अब कौन कौन से होते हैं? इनको भी क्या किसी अन्य नाम से जाना जाता है? तो आइए यहाँ पर अपन देख लेते हैं। जो पहला हो गया आपका कौन सा हो गया? सा, दूसरा हो गया आपका सा, और हा। हलंत अभी जरूर लगाएंगे आप, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें तो इन जो आपके लिखे क्या लिखे हुए हैं यहां तक आपको सिर्फ इसका एक अन्य नाम मिलते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं? संघर्षी या ऊष्मी व्यंजन के नाम से ही जानते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि हा को हम किस नाम से जानते हैं। हा का एक नाम मिलता है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ये आपका जेल पहरी में पिछली बार पूछा गया था। कांकाल वर्ण किसे कहते हैं? तो कांकाल वर्ण किसे कहते हैं? तो कांकाल वर्ण आपको कहा जाता है, हा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हा को कहा जाता है, ठीक है ना। ये हा का पहला नाम है। कांकाल वर्ण के बाद हा का एक और नाम आता है। हा को ही एक अन्य नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं हम स्वर तंत्रीय वर्ण। स्वर तंत्रीय वर्ण किसे कहा जाता है? तो उसे किसे कहा जाता है? आपको हा को कहा जाता है, ठीक है ना। तो हा के ये क्या हो गए? 2 अन्य नाम हो गए। इन नामों को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा और संख्या याद रखिएगा। कांकाल वर्ण की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। स्वर तंत्रीय वर्ण की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। यहां तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा, बहुत क्या अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं अपन और थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आइए अपन पढ़ लेते हैं कि संयुक्त स्वर कौन से, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है ना। अपन क्या पढ़े? व्यंजन पढ़ रहे हैं ना। अपन ने स्वर तो कंप्लीट कर लिए थे। तो अपन आइए देखते हैं, क्या देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक। अपन क्या पढ़ रहे हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या देखेंगे अपन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की अगर पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? बताओ, आप जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? आपके संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है आपकी 4। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं? तो वो आपका होते हैं, जैसे यहां पर मैं लिखा हूं, पहला आपका लिखा जाएगा छा, त्रा, ज्या, स्रा, ठीक है ना। इसको आप ज्ञा नहीं बोलेंगे। आज से आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर इसका सही उच्चारण देखा जाए व्याकरण की दृष्टि से, तो व्याकरण की दृष्टि से इसका ज्ञा उच्चारण गलत है, ठीक है। क्या होगा? ज्या होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ये संयुक्त का अर्थ क्या होता है। जिन स्वरों का निर्माण 2 स्वर की सहायता से बनते हैं, ठीक है ना। जिन स्वरों का निर्माण 2 स्वरों की सहायता से होता है, उन स्वरों को क्या कहते हैं? संयुक्त। जिन व्यंजनों का, अपन क्या पढ़े? व्यंजन पढ़े। जिन व्यंजन का निर्माण 2 व्यंजनों की सहायता से होता है, परिणाम स्वरूप उनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, तो जो आपका ये बना हुआ है, तो क्या बना? छा बना हुआ है। ये किससे मिलकर बना हुआ है? तो ये आपका बना हुआ है का में आपका हलंत लगा रहेगा, और यहां पर क्या रहेगा? आपका षटकोण वाला सा रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात करें, आपका त्रा है, तो त्रा में ता में आपका हलंत लगा रहेगा, और रा आपका क्या रहेगा? रा आपका पूरा रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात कर लें तो ज्या किससे मिलकर बना है? तो ज्या मिलकर बना है जा प्लस इया से मिलकर बना है ज्या। जा में भी क्या लगा रहेगा? आपका हलंत लगा रहेगा। इसके बाद बात करें कि जैसे लिखा हुआ ये आपका स्रा, तो स्रा आपका शक्कर वाले सा प्लस रा से मिलकर क्या बना हुआ है? आपका
स्रा बना हुआ है। ठीक है, अब इसी में बात करें कि ये मैं आपको किसके हिसाब से बताया हूं, ये आपको मैं बताया हूं व्याकरण के हिसाब से। ये आपका किसके हिसाब से मैं बताया हूं, व्याकरण के हिसाब से। पर व्यापम में क्या हुआ था, एक बार पूछ लिया था उच्चारण के हिसाब से। अगर उच्चारण के हिसाब से पूछेगा तो आपको अलग से बताना है। तो उच्चारण के हिसाब से अगर बात करें तो यहां पर क्या मैं लिखूंगा, उच्चारण के हिसाब से। ठीक है ना, उच्चारण के हिसाब से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बता दोगे, उच्चारण के हिसाब से मैं क्या करूं, आपको यहां पर मैं लिखूंगा। ठीक है ना, क्योंकि ये मैं कहां पर उच्चारण के हिसाब से लिख दूं, तो उच्चारण के हिसाब से दो का अलग से निर्माण होता है, छा और ज्या का निर्माण अलग अलग से होता है। अगर व्याकरण के हिसाब से आएगा आपको इस प्रकार से बताना है, अगर आपका उच्चारण के हिसाब से आएगा तो छा का निर्माण किससे हुआ, तो छा का निर्माण हुआ छाता वाले छा से। इसके बाद अगर पूछेगा जा का निर्माण उच्चारण के हिसाब से आएगा तो उच्चारण के हिसाब से आप क्या कर दोगे, गा प्लस या। ठीक है, उच्चारण के हिसाब से अगर आएगा तो उच्चारण के हिसाब से आपको बताना है, अगर व्याकरण के हिसाब से आएगा तो आपको किसके हिसाब से बताना है, व्याकरण के हिसाब से। तो ये आपके व्याकरण के हिसाब से 4 प्रकार लिखे गए हैं। ठीक है ना, ये किसके हिसाब से लिखे गए हैं, आपके व्याकरण के हिसाब से। उच्चारण के हिसाब से किसका किसका अलग बनता है, आपका बनता है छा और किसका बनता है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे ज्या। जैसे आप यहां पर मैं लिखूं, क्या लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है आपका, इसको आप क्या बोलते हो, विज्ञान बोलेंगे, सही नहीं, ये क्या होगा, विज्ञान गलत है। व्याकरण की दृष्टि से विज्ञान गलत है, क्या सही है, विज्ञान। जैसे यहां पर मैं क्या लिखूं, ज्ञान, तो ज्ञान सही नहीं है, ज्ञान सही है। ठीक है ना, ये किस इसलिए सही बता रहा हूं कि जेल पहरे के हिसाब से सही है ये। एमपीएसआई के इंटरव्यू में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्यों मैं बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, फेस किया है, हमने देखा है, तो क्या आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्यों पूछे जाते हैं आपका क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपकी हिंदी जो रहती है, तो हिंदी कितने की आती है आपकी, 70। ठीक है, इसलिए आपके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अपन आगे चालू करते हैं। ठीक है, तो आप लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद अपन क्या चालू करना, अपन अभी थोड़ा सा मैं आपको इसमें और बता दूं, ये अपन ने पढ़ लिया था। तो अपन व्यंजन की संख्या कितनी होती है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है आपकी 33 होती है। फिर हिंदी वर्णमाला में आपको 4 वर्णों को एक और अन्य नाम से जाना जाता है। ये आपके क्या हुआ था, आपकी जेल पहरी पूछा गया था, ये 14-15 की बात है, आप देखिएगा है ना उठा के, कि जो आपके ये लिखे हुए हैं, क्या ये लिखे हुए हैं लास्ट के, ये देखिए ये कौन कौन से लिखे हुए हैं आपके, लिखा गया है चा, छा, जा, झा। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इनको पहले मैं यहां पर लिख लूं। ठीक है ना, जैसे ये लिखा हुआ आपका चा, छा, जा, झा, हलन जरूर लगाइएगा। ठीक है ना, तो हम इनको हिंदी में एक वर्णमाला के तहत एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको हम जानते हैं स्पर्शी, स्पर्शी, संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन की अगर संख्या पूछेगा कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अगर संख्या पूछेगा तो आप क्या बता दोगे कि इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब कौन कौन से 4 होते हैं, तो आप क्या बता दोगे कौन कौन से 4 होते हैं, तो ये आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं 4, चा, छा, जा,
झा। इनको स्पर्शी संघर्षी कहा जाता है। और जो आपके तीनों सा आते हैं और हा आता है, उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको केवल जाना जाता है संघर्षी के नाम से। तो क्वेश्चन में आप देखिएगा, जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा उसी प्रकार से आपको क्या करना है? टिक करना है, या आपको क्या करना है? आंसर देना है। ठीक है, तो आपको यहां तक क्या हो गया होगा? आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपन ने आज क्या पढ़ लिया? आपन ने पढ़ लिया, क्या पढ़ा आपन ने? 33 जो मैंने बताए थे आपके, क्या मैंने बताए थे? 33 आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद मैंने इसके बाद क्या चर्चाएं की कि 33 के बाद जो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त की बात करें तो संयुक्त की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त की संख्या मैंने बताई थी 4। कौन सी 4 होती है? छ, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, तो अगर बात करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में आपके कितने वर्ण होते हैं, अगर क्वेश्चन में ये आ जाएगा तो आप क्या बता दोगे? 52 होते हैं। देवनागरी लिपि है। ठीक है ना। अभी अपन पढ़ेंगे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ और आगत स्वर किसे कहते हैं, आगत व्यंजन किसे कहते हैं, अपन ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? वर्णमाला का टॉपिक यहां से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष के बारे में अपन बात करेंगे। तो वर्णमाला में अगर पूछा जाएगा कितने वर्ण होते हैं, तो आप क्या बता दोगे कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? तो आप क्या बता दोगे? 52 होती है। ठीक है, अब 52 कौन कौन से होते हैं? तो मैंने आपको बताया था, स्वर कितने बताए थे? मैंने आपको 13 बताए थे। फिर इसके बाद बात करें तो मैंने आपको क्या बता दिया? आज मैंने आपको बता दिया व्यंजन कितने होते हैं? आपके व्यंजन होते हैं 33। इसके बाद संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? आपकी 4 होती है। इसके बाद द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? आपकी 2 होती है। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो गए आपके? 52। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा तो आप क्या बता दोगे? इनकी संख्या कितनी होती है? 52। यहां तक क्लियर हो गया होगा? यहां तक आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा ना? इसके बाद अपन जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो किसके बारे में बात करेंगे? वो जो अपन बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे कि उच्चारण के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ के बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद आगत स्वर क्या होते हैं, आगत व्यंजन क्या होते हैं, और इसके बाद थोड़ा सा क्या कर लेंगे अपन, क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा उसको भी आपको देखना है, ये वाले वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि ठीक है आज अपन ने क्या स्टार्ट किया? व्यंजन स्टार्ट किया। अब व्यंजन करीब करीब आपने क्या कर लिया है? व्यंजन को अपन ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। यहां तक आप क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद लेक्चर क्या करते हैं अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप क्या करेंगे? पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, तो अपना लेक्चर क्या करते हैं? यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वाले लेक्चर आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, 3 लेक्चर हो गए आपके वर्णमाला के, तो वर्णमाला के आप तीनों लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे? देख लेंगे। क्यों देख लेंगे? उसमें आपको बहुत बेसिक से बहुत टॉप लेवल तक क्या समझाया जा रहा, बिल्कुल आपको बेस से बताया जा रहा कि क्या होते हैं और कैसे होते हैं। जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है ना, वीडियो को आप देखना है। जो आपको क्या नहीं होता इसमें आपको पक्का ये है कि आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जो लेटेस्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, जैसे जेल पहरी में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वो सभी प्रकार के मैं आपको क्या होता बोर्ड पर मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये क्या आया होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा तो आप क्या करेंगे? चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को बीच शेयर जरूर करना है। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम वर्णमाला के चौथे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।